Now let us move on to the next question. अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं. So it is in front of you. Next question is responsibility towards different interest group. We will understand what is interest group first. Interest group you can say as stakeholders और organization से जो भी related लोग हैं उनको हम बोलते हैं interest group. तो ये जो different interest group है उसमें कौन कौन आता है देख लेते हैं. Business cannot function in isolation. Starting में हमने introduction में पढ़ा था ये. It depends upon the society for its input and output. तो हमने देखा था इनपुट का मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल से हो गया और आउटपुट का मतलब फिनिश गुड से हो गया. It is conducted with the help of various interest groups such as. अभी देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप का जब नाम ले रहे तो कौन कौन है उसमें. इन्वेस्टर मतलब कौन हो गया जो पैसा लगा रहे हैं. जो कौन हो सकते हैं ओनर हो सकते हैं और क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है. और फिर कौन है अलग से लिखा है ओनर्स. इन्वेस्टर है ओनर्स है एम्प्लॉय है एक्सेट्रा. एक्सेट्रा में और कौन आ गया कस्टमर आ गया गवर्नमेंट आ गया. ठीक है. और सोसाइटी तो है ही है. इंटरेस्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी बैलेंस्ड एंड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड. इनके हितों की रक्षा होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए. बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए. किसी को ज्यादा देख रहे हैं आप किसी को कम ध्यान दे रहे हैं ऐसा नहीं करना है आपको. ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहला जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स ओनर. ओनर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स. डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है. आप एक दो बार रीड करेंगे तो यू कैन राइट बाय योर ओन इन योर ओन लैंग्वेज और इसके पॉइंट्स बाय हार्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती. वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर. तो इसको समझना कैसे है. एक सिचुएशन ऐसा समझो कि बिजनेस है और ओनर है. ठीक है. तो पहले अपने आप को आप बिजनेस समझो. तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर. तो अगर आप एक बिजनेस हो या वहां पर मैनेजमेंट का काम कर रहे हो मतलब कंपनी हो तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो. कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आप कमिटी मेंबर हो. ठीक है. मैनेजिंग कमिटी में आप हो. तो आपने ओनर को क्या देना चाहिए. ओनर का आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है और आप उसको कैसे फुलफिल करोगे. ठीक है. ये एक पार्ट हो गया. अब इसी को आप ना दूसरे ढंग से समझो ताकि हमको पॉइंट्स याद हो जाए. अगर आप एक ओनर हो बिजनेस के तो आपका बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है. आप पॉइंट देखो आपको अपने आप पता चलेगा वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट क्या है रीजनेबल प्रॉफिट. तो ओनर को क्या चाहिए रहता है प्रॉफिट चाहिए रहता है. एक्सप्लोरिंग बिजनेस. बिजनेस बढ़ते रहना चाहिए. ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल. वो जो पैसा दे रहा है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए. मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज. वेस्टेज बहुत ही कम होना चाहिए. एफिशिएंट बिजनेस. बिजनेस अच्छे से ग्रो करना चाहिए विथ लेस रिसोर्सेस. एफिशिएंट बिजनेस चाहिए. फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस वैल्यूएशन होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए. उसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए. एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. बिजनेस ग्रो करे नए नए मार्केट में जाए और नए प्रोडक्ट को लॉन्च करे. पीरियोडिक इंफॉर्मेशन. टाइम टू टाइम जो ओनर है उसको क्या मिलते रहना चाहिए इंफॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड. ये हमने ऊपर जैसे देखा कैपिटल फंड का वैसे यहां पर है ओनर जो फंड दे रहा है उसका प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए. ठीक है. लास्ट क्रिएटिंग गुडविल. और ओनर को क्या चाहिए था कि उसका जो बिजनेस है उसका गुडविल क्या हो हमेशा बढ़ते रहे. ठीक है. तो हम समझ सकते हैं कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर बोला तो आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए. आप ऑटोमेटिकली आपको क्या मालूम पड़ जाएगा पॉइंट्स पता चल जाएंगे. ठीक है. और लिखना जो है आपको वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है वो आपको सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप एक बिजनेस है तो आप क्या एक्सप्लेनेशन उसके अंदर देंगे. ठीक है. तो हम लोग गो थ्रू करते हैं एक एक करके. अभी वो पॉइंट्स को ले लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखिए जैसा था हमारे पास रीजनेबल प्रॉफिट.
तो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? मिनिमम प्रॉफिट जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है ओनर की, फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंडस्ट्री है जो 20% रिटर्न्स देती है उसके इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ पर उतना प्रॉफिट तो होना चाहिए। अगर इन्वेस्टर ने 100 रुपीज लगाया तो उसको 20 रुपीज रिटर्न में मिलना चाहिए, ये एटलीस्ट उसका एक्सपेक्टेशन है और बिजनेस ने उसको फुलफिल करके देना चाहिए। तो बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, तो बिजनेस ने क्या करना चाहिए? शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट तो उसको अर्न करके देना चाहिए। प्रॉफिट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपांशन, और प्रॉफिट होगा तो ही ग्रोथ होगा और एक्सपांशन होगा। इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब मनी क्रंच नहीं होगा, कैश क्रंच नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है तो अपने हिसाब से आप एम्प्लॉयज रख सकते हो, मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। नंबर 2, एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी सिचुएशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है तो उसको तुरंत ग्रैब करना चाहिए। अभी देखो करंट सिचुएशन के अंदर हमको मालूम है कि जैसे कोविड-19 का बहुत सारा केसेस चल रहा है, तो मार्केट के अंदर सब बंद होने के बावजूद सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बिकने वाला है वो क्या बिक रहा है आज? हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश करने के लिए जो लिक्विड सोप आता है वो बहुत ज्यादा बिक रहा है। उसके बाद मास्क बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है ना। तो सैनिटाइजेशन के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। तो जो बिजनेस हाउसेस हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने, बहुत सारे ऐसे न्यू कंपनीज है जिन्होंने, जो सैनिटाइजर पहले नहीं बनाते थे अब सैनिटाइजर बनाने लगे। पतंजलि भी देखो, वो पहले सैनिटाइजर नहीं बनाता था, उसने भी अपना सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया। तो ये क्या किया है? जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली उसको ग्रैब कर लिया। क्यों? ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। तो एक ओनर का यही एक्सपेक्टेशन रहता है, अपॉर्चुनिटी इज द स्कोप अवेलेबल फॉर बिजनेस यूनिट टू एक्सपांड, ग्रो एंड डाइवर्सिफाई। तो अपॉर्चुनिटी एक स्कोप देता है बिजनेस को, ताकि वो क्या करे? एक्सपांड करे, ग्रो करे, डाइवर्सिफाई करे अपने बिजनेस को। बिजनेसमैन शुड बी अलर्ट टू फाइंड सच अपॉर्चुनिटी, और हमेशा जो बिजनेसमैन है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में अपना टाइम डालना चाहिए। फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस इट इज वेरी क्रूशियल, एंड सो whenever they arise it should be explored। जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको ग्रैब करना चाहिए, उसका फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं? अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की वजह से ही बिजनेस हाई प्रॉफिट कर सकता है शॉर्ट पीरियड में। ठीक है। नंबर 3, बिजनेस ओनर के लिए और क्या कर सकता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल किसने दिया है? इन्वेस्टर ने दिया है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है, मतलब हमको वेस्टेज नहीं करना है। तो ये दोनों पॉइंट साइड बाय साइड है, 3rd and 4th। अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड एफिशिएंटली। जो कैपिटल आपके पास है उसको बहुत ही अच्छे से यूज करना है। वो कैपिटल ऐसी जगह पे मत लगा दो जहां पर डूबने का चांसेस हो। हाई रिस्क की एरिया में हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है। बिजनेस रिस्क शुड बी कंसिडर्ड, मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल। तो मैनेजमेंट हमेशा ये अटेंशन दे, ध्यान दे कि कैपिटल सेफ रहे, जो इन्वेस्टर का पैसा है वो सेफ रहे, डूबे ना। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, ये प्रोडक्शन के बारे में बात किया। जो भी रिसोर्सेस हम लोग यूज करते हैं आपको क्या करना है? वेस्टेज को मिनिमाइज करना है, और वेस्टेज जब आप मिनिमाइज करते हैं आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या होता है? मैक्सिमाइज हो जाता है, क्योंकि वेस्टेज से बचाना ही आपके लिए क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा अर्निंग। ठीक है। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर शुड बी मिनिमाइज्ड और अवॉइडेड। तो टाइम पास नहीं करना है, पैसे का वेस्टेज नहीं करना है, मैन पावर का वेस्टेज नहीं करना है। ठीक। एफिशिएंट बिजनेस, आपका बिजनेस एफिशिएंट कब होगा? स्कैर रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड एट ऑप्टिमम लेवल। आपको अभी आप अपने बारे में खुद सोचिए, कोई आपको एफिशिएंट कब बोलेगा? व्हेन यू आर एफिशिएंट, जब आप कम समय में ज्यादा काम करो या लेस रिसोर्सेस में आप ज्यादा करके दिखा दो, तब आपको एफिशिएंट समझा जाएगा। आपको सीन याद होगा बाहुबली, अगर आपने पिक्चर देखी हुई है तो उसमें जो हीरो है, तो हीरो के अगेंस्ट में राणा दुग्गावती, आई थिंक उस विलन का नाम रहता है। तो दोनों जब वॉर के लिए जाते हैं तो राणा दुग्गावती का जो फादर रहता है वो उसको अच्छे इक्विपमेंट देता है वॉर के लिए, और जहां पर हम बाहुबली को देखते हैं उसका वॉर इक्विपमेंट उतना अच्छा होता नहीं है, फिर भी वो लेस रिसोर्सेस के साथ में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाता है। इसको हम बोलते हैं एफिशिएंट। तो बिजनेस से भी ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपके पास
रिसोर्सेज स्कैर है तो उसका ऑप्टिमम लेवल पे हमको यूटिलाइजेशन करना है, बेहतरीन इस्तेमाल करना है। एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी सो दैट बिजनेस कैन कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली। तो आप जितना अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उतने अच्छे से आप बिजनेस को इफेक्टिवली रन कर सकते हैं, एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहां पर क्या होता है, हमको अपने शेयर के प्राइसेस दिखते हैं और उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है और उसी के बेसिस पे हम स्टॉक को परचेज करते हैं या सेल करते हैं। तो सारे इन्वेस्टर की नजर हमेशा उसके ऊपर रहती है कि उनको अगला एक्शन क्या लेना है। फॉर एग्जांपल अगर शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो शेयर को क्या कर दें, सेल कर दें। अगर रेट्स बढ़ रहे हैं तो वो चाहते हैं उसको परचेस कर ले, तो कहीं ना कहीं वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं या देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है या नहीं है। ऐसे केसेस में अगर कंपनी ने या मैनेजमेंट ने स्टॉक प्राइसेस में माल फंक्शनिंग किया, मैनिपुलेशन किया, चेंजेस किया, हाई प्राइस दिखाया, तो इसकी वजह से लॉस सफर किसको करना पड़ सकता है? इन्वेस्टर को करना पड़ सकता है। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह होगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, देखो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस है उसको अवॉइड करना चाहिए। लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? मैनेजमेंट के ही आदमी को अंदर की बात पता रहती है कि कंपनी को कौन सा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, कंपनी को कमिंग क्वार्टर में कितना फायदा होने वाला है, तो इसके हिसाब से शेयर के प्राइस कितने बढ़ सकते हैं। तो ऐसा वो ना करे कि ये बात लीक करके किसी और को इंफॉर्मेशन दे और शेयर परचेस करके इसका फायदा उठा ले। बराबर है? तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। दूसरा क्या है? प्रोवाइडिंग रॉन्ग एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन। कंपनी की जो गुप्त बातें हैं वो किसी और से क्या करें, शेयर कर दे, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। ऐसा करना नहीं चाहिए, शुड बी अवॉइडेड। ओके। शेयर प्राइसेस आर आर्टिफिशियली इंक्रीज एंड डिक्रीज। कभी कभी क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में, आप देखें सेबी के बनने के पहले ऐसे बहुत सारे काम होते थे। हर्षद मेहता का केस आपको पता होगा, जिसने बोगस कंपनीज बना करके उसके शेयर प्राइस में हाइक किया और जब प्राइसेस बढ़ गए तो उसने सेल करके वो वहां से सबका पैसा लेके भाग गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियली आपको शेयर के प्राइसेस में इंक्रीज डिक्रीज करना नहीं चाहिए। ठीक है। एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन, पहले वर्ड का मतलब समझते हैं। एक्सपांशन का मतलब आप न्यू मार्केट्स को ढूंढ रहे हो, उसको हम लोग एक्सपांशन बोलते हैं। आप अगर रीजनल लेवल पे काम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, फिर स्टेट लेवल पे काम करना स्टार्ट करो, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप बिजनेस करना स्टार्ट करो। जैसे आप मुंबई से बेंगलोर सेंड कर रहे हो, महाराष्ट्र से आपका गुजरात जा रहा है सामान, ये क्या हो गया, आप डोमेस्टिक लेवल से नेशनल लेवल पे आ गया और नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने स्टार्ट कर दिया। ये क्या हो गया, एक्सपांशन हो गया। आप न्यू न्यू मार्केट सर्च कर रहे हो और वहां पर अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो। दूसरा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, आप अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट है, न्यू न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो। ठीक है। तो जैसे गोदरेज का मैं एग्जांपल बार बार देता हूं। गोदरेज स्टार्ट हुआ था लॉक से, फिर इलेक्ट्रॉनिक में आया, कबर्ड वगैरह बनाता था, फिर गोदरेज के आजकल देखो एसीज वगैरह भी मिलते हैं, मतलब लॉकर सिस्टम वगैरह भी मिलता है और आज तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ गया। तो गोदरेज के से बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पतंजलि है, पहले आयुर्वेद से उसने मेडिसिन से स्टार्ट किया और धीरे धीरे अभी वो एफएमसीजी गुड्स बनाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं। तो फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस शुड बी ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। तो बिजनेस ग्रो करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। बिजनेस शुड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हमेशा बिजनेस को ये देखना है कि आपको ग्रो करना है तो ऑलवेज आपको R&D तो करना पड़ेगा। रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे तो ही आप इनोवेशन करेंगे, न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट सो दैट दे कैन फेस मार्केट कॉम्पिटिशन। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको R&D करते रहना पड़ेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है एक ओनर का बिजनेस से। फिर ये पीरियोडिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम ओनर के पास जाना चाहिए। ठीक है। Owners should get complete and accurate information about the financial position of business. Business should disclose information
थ्रू रिपोर्ट्स एंड सर्कुलर, टाइम टू टाइम, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली, जैसा ओनर को चाहिए वैसा आपने क्या देना चाहिए वहां पर, रिपोर्ट्स देना चाहिए। इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड, ओनर ने जो पैसा लगाया, कैपिटल दिया आपको, उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में, उसका उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऊपर जैसे हमने बात की थी कैपिटल फंड के बारे में, वही पॉइंट एक हिसाब से यहाँ पर भी आ जाता है कि आपको हाई रिस्क प्रोजेक्ट में पैसा लगाना नहीं है, आपको रिस्क में नहीं डालना है कंपनी के कैपिटल को, ओनर के कैपिटल को। ऐसी जगह पे आप मत लगाओ जहां पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। इट शुड बी, इट शुड गिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इन टाइम। तो जो ओनर ने सोच के रखा है कि मुझे शॉर्ट पीरियड में, कमिंग 1-2 ईयर में कितना फायदा हो सकता है, वैसा फायदा उसको मिलना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में शेयर के प्राइसेस भी बढ़ने चाहिए। तो इस हिसाब से आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। लास्ट पॉइंट है क्रिएटिंग गुडविल। हर एक ओनर चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, उसका नाम फेम बढ़ना चाहिए। तो मैनेजमेंट शुड डेवलप एंड मेंटेन गुड पब्लिक इमेज। तो ये कैसे करेंगे, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप निभाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज क्या होती है, इंप्रूव होती है। अ वेल रेप्यूटेड कंपनी, a well-rated company commands a lot of respect and trust in the market। तो वेल रेप्यूटेड है, जैसे टाटा का हम लोग बार बार नाम लेते हैं, तो लोग पब्लिक इमेज उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इसकी वजह से रेपुटेशन बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक ओनर का एक्सपेक्टेशन क्या है, और ये एक्सपेक्टेशन किसने फुलफिल करना चाहिए, बिजनेस ने फुलफिल करना चाहिए, वहां पे जो मैनेजिंग कमेटी है उसने फुलफिल करना चाहिए। तो ये होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स हो गए, इसको आप गो थ्रू कीजिए, बाय हार्ट कीजिए।